हेलो एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन आवर आत्मनिर्भर सीरीज जिसमें हम बात करेंगे और पैकेज की जो निर्मला सीतारमन और आरबीआई ने अनाउंस करा है टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड टू ब्रिंग इकोनॉमी आउट ऑफ द स्लो डाउन दैट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड 2019। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू अपॉलॉजीज फ्रॉम माई साइड, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है एंड बिना फ़ैन के रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने आज फ़ैन के साथ रिकॉर्डिंग शुरू करी है। हल्का सा हो सकता है आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे, सो आई होप यूड बियर विद मी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है दिल्ली में दैट बिना फ़ैन एसी के रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉसिबल हो रहा था। कल तक मैंने ट्राई करा बट आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, सो इसलिए फ़ैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी बट आई होप यूड कोऑपरेट विद मी। अगर आपको नॉइज़ ज़्यादा लग रही है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए ज़्यादा लग रही है। आई ट्राई टू टर्न ऑफ द फैन टुमारो, सो प्लीज़ कोऑपरेट, राइट। ऑल्सो काफ़ी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी पे। साइंस टेक का क्रैश कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल रिलेशंस 1 जून से शुरू हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री 16 जून से शुरू हो रहा है। मेंस आंसर राइटिंग, अब यहाँ पे एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन लिखना क्या है, कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बैलेंस आंसर कैसे लिखना है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कैसे करनी है। अब आप कहोगे मेंस में नेगेटिव मार्किंग कैसे आ रही है? नेगेटिव मार्किंग मतलब कि जो आपने आंसर गलत लिखा है उसके जो मार्क्स मिल सकते थे वो नहीं मिले, तो एक तरीके से वो मेंस की नेगेटिव मार्किंग है, राइट। तो ये सब कैसे अवॉइड करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर कोर्स में बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल्ड कोर्स होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें आंसर लिखने में। पर्सनली चेक भी करूँगा, लिखवाऊँगा भी, मॉडल आंसर भी बताऊँगा। साथ के साथ करंट अफेयर्स का कोर्स आ रहा है। इकोनॉमी फुल फ्लेजेड कोर्स, इकोनॉमी का कोर्स एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। जिनको इकोनॉमी का ई भी नहीं आता वो लोग भी इस कोर्स को समझने के बाद इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे मेंस और प्री में। तो ये जो कोर्स है काफ़ी बेसिक कोर्स होने वाला है, एकदम बेसिक फाउंडेशन कोर्स, बिल्कुल स्क्रैच से इकोनॉमी समझाऊंगा। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। साथ के साथ 7वें नंबर का कोर्स, एक और कोर्स आ रहा है 24 जून से। कौन सा? इंटरनल सिक्योरिटी। 24 जून से एक और कोर्स आ रहा है। कौन सा? इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स आ रहा है। इंडिया में कहाँ कहाँ टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, अर्बन नक्सलिज्म क्या है, इमर्जिंग डायमेंशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, हैकिंग वगैरह, फेक करेंसी, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम, सारे एस्पेक्ट्स हेड टू टो इस पर्टिकुलर कोर्स में बताने वाला हूँ, जो 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। 24 जून, डेट नोट कर लीजिए, 24 जून कह रहा हूँ मैं, राइट। तो ये सारे के सारे कोर्सेज कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ योर सिलेबस, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों चीज़ें साथ में कवर करूंगा हर कोर्स में। किसी में भी हाफ हार्टेड मेजर्स नहीं होंगे। सो यू कैन एनरोल फॉर दीज कोर्सेज यूजिंग माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है, बिना स्पेस के मेरा नाम डालना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द क्लासेस बाय ऑल द एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मेरे लाइव कोर्सेज। तो कल जो हमने बात करी थी वो यहाँ तक बात करी थी क्या, कि एमएसएमईज के अंडर जो है डेट इन्फ्यूजन किया जाएगा, उनको डेट फैसिलिटी के अंडर पैसा दिया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपीस का सुबॉर्डिनेटेड डेट दिया जाएगा और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को 4,000 करोड़ रुपए सरकार देगी, जिससे कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी हो सके। मतलब कि जो 20,000 करोड़ रुपए की सुबॉर्डिनेटेड डेट दिए जा रहे हैं एमएसएमईज को, उनमें 4,000 करोड़ रुपए का पार्शियल रिस्क कवरेज क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को दिया गया है। दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड सिडबी। ये सारी बात हमने करी और साथ क्या देखा कि निर्मला सीतारमन ने अपने ट्रांच 1 में, अपने फेज 1 में अनाउंस करा था क्या, कि एमएसएमईज के अंडर जो है इक्विटी इन्फ्यूजन भी किया जाएगा, जिससे कि उनके ऊपर डेट का और इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा कम रहे। और एमएसएमईज जो अच्छी क्वालिटी के एमएसएमईज हैं, जिनका आउटपुट अच्छा है, जो बिजनेस फ्रेंडली हैं, उनको स्टॉक मार्केट पे भी लिस्ट कराया जाएगा, जिससे कि वो इक्विटी शेयर्स यूज करके पैसा रेस कर सकें और फिर बाद में प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये सारी बातें हमने करी थी कल। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉलो कर रहे थे एमएसएमईज की। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं एमएसएमई, कि ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होता क्या है एग्जैक्टली, जब भी मैं बोलता हूँ एमएसएमई, तो किस कंपनी को एमएसएमई बोलते हैं? जो 100 रुपये कमा रही है, 1000 रुपये कमा रही है, जिसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, जो दिल्ली में लोकेटेड है या जो किसी टीयर 2 सिटी में लोकेटेड है। क्या पैरामीटर है एमएसएमई बोलने का? अगर मैं किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को एमएसएमई बोल रहा हूँ तो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? सरकार ने एक डेफिनेशन निकाली हुई थी। क्या सरकार की डेफिनेशन ये थी कि सबसे पहले जो एमएसएमईज का कैटेगराइजेशन होगा, एमएसएमईज को जो कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, कि कौन सी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। ध्यान से समझिए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अभी नीचे वाला पोर्शन भूल जाओ,
नीचे वाला पोर्शन भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले टेबल पे फोकस करो, नीचे वाले पे मैं अभी आऊँगा। तो सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से जो MSMEs हैं, दे वर कैटेगराइज्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते थे। ये हो गई एक कैटेगराइजेशन। इन्वेस्टमेंट में भी सर्विसेज की क्लासिफिकेशन अलग थी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की क्लासिफिकेशन अलग थी। सरकार ने बोला ऐसी सर्विस की कंपनी जहां पे 10 लाख से कम इन्वेस्ट हुआ है वो हो गई माइक्रो यूनिट। ऐसी सर्विस की कंपनी जहां पे 2 करोड़ से कम इन्वेस्ट हुआ है वो हो गई स्मॉल सर्विस इंडस्ट्री। और ऐसी कंपनी जहां पे 5 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्ट हुआ है वो हो गई मीडियम सर्विस इंडस्ट्री। ये हो गई सर्विस सेक्टर में MSME की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज करती थी पहले इन्वेस्टमेंट का, 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो माइक्रो, 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 5 करोड़ से कम है तो मीडियम। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्राइटेरिया अलग था। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्राइटेरिया था कि अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल और 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम। अगर मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज, सर्विसेज में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले सरकार क्या क्राइटेरिया फॉलो करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि सरकार जो कैटेगराइज करती थी MSMEs को वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करती थी और सर्विसेज की वैल्यू अलग थी, सर्विसेज का कैटेगराइजेशन अलग था और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन अलग था। ये हो गया पुराना क्राइटेरिया, दिस इज ओल्ड क्राइटेरिया। तो हमने एक क्राइटेरिया देख लिया जो MSMEs को कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया था। फिर क्या हुआ, एक डर आ गया MSMEs में। क्या डर? कि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे तो हमारा कैटेगराइजेशन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर मैंने 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो मैं स्मॉल बन जाऊंगा, अगर मैंने 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो मैं मीडियम बन जाऊंगा, अगर मैंने 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो मैं लार्ज बन जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैंने 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो मैं स्मॉल बन जाऊंगा, अगर मैंने 2 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो मैं मीडियम बन जाऊंगा, अगर मैंने 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो मैं लार्ज बन जाऊंगा। तो आप कहोगे इसमें बुराई क्या है, इसमें खराबी क्या है? तो अच्छी बात है ग्रो करना। बेसिकली सरकार जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को और मीडियम एंटरप्राइजेस को अलग अलग तरीके के कंसेशंस देती है। टैक्स में कंसेशन हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गई बैंक्स की, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो गई, अलग अलग स्कीम्स हो गई MSMEs के फ़ायदे के लिए। MSMEs को ये डर लगता है कि अगर हम इस कैटेगराइजेशन से बाहर आ गए, अगर हम MSME नहीं रहे, हो सकता है कि जो हमारे MSME के बेनिफिट हैं ये चले जाएंगे। अभी जो कंसेशन वगैरह मिल रहा है, टैक्स में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन मिल रहा है, ईजी चीप क्रेडिट मिल रहा है और सरकार जो है अलग अलग इंक्यूबेटर सेटअप कर रही है, सपोर्ट दे रही है, हमारे से प्रोक्योरमेंट कर रही है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो सकती हैं। तो जो MSME के ओनर्स हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठा हुआ था कि अगर हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी तो हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, हमारी कैटेगराइजेशन चेंज हो जाएगी और फिर हम MSME के ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, हमारे कंसेशन और ये सब जो है चला जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बोला ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी, मैं MSME की डेफिनेशन जो है वो चेंज कर देती हूँ। आत्मनिर्भर पैकेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कदम जो निर्मला सीतारमण ने उठाया था वो था चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ MSMEs। मतलब कि निर्मला सीतारमण ने बोला कि पहले जो MSMEs का कैटेगराइजेशन होता था वो होता था सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब जो MSMEs का कैटेगराइजेशन होगा, न्यू क्राइटेरिया, प्लीज नोट, न्यू क्राइटेरिया, ये आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर चेंज करिए डेफिनेशन, ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली मेंस GS मेंस पेपर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निर्मला सीतारमण ने बोला ठीक है, मैं इस क्राइटेरिया को चेंज कर देती हूँ। पहले सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हुआ करता था। अर्लियर इन्वेस्टमेंट वाज द ओनली क्राइटेरिया। अर्लियर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्राइटेरिया डिसाइड होता था। अर्लियर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगराइजेशन अलग थी, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यू क्राइटेरिया। इसमें क्या हो रहा है, निर्मला जी ने बोला कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में जो डिफरेंस है इसको ख़त्म करते हैं।
अब सिर्फ एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन होगा, कंबाइंड क्लासिफिकेशन। पहले आप ये देखो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन अब क्या है, दोनों को कंबाइन करके दोनों की सिंगल लिमिट दी हुई है, दोनों की सेम लिमिट दी हुई है। मतलब कि जो पहले डिफरेंशिएशन होता था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, अब वो डिफरेंशिएशन को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और साथ के साथ ये बोला गया कि पहले जो क्राइटेरिया हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राइटेरिया था। अर्लियर क्राइटेरिया वॉज बेस्ड ओनली अपॉन द इन्वेस्टमेंट, बट नाउ द न्यू क्राइटेरिया विल बी बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर। तो देखो ध्यान से, क्या दो मेजर चेंजेस करें, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्री और मेंस के लिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो लिमिट है वो अलग थी, सर्विसेज की लिमिट अलग थी, और पहले जो क्राइटेरिया था लिमिट का वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ करता था कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है कंपनी में। अब क्या हुआ, इसे चेंज कर दिया, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को कंबाइन कर दिया और इनको बना दिया एक एंटिटी, कि जो पहले सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग थे अब ये एक ही यूनिट है। पहले सिर्फ एक क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट का, अब दो क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो अब ये आपको नई वाली डेफिनेशन भी याद करनी है एमएसएमईज की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, एक कंपनी जिसमें 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो हो जाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। ध्यान से देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है एंड का मतलब होता है कि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये माइक्रो यूनिट नहीं कहलाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे मानो कि इसकी इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़, टर्नओवर भी 5 करोड़, तो ये जो है स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा, क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइज है जहां पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए तभी आप माइक्रो कहलाओगे। अगर आपके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो आप माइक्रो नहीं कहलाओगे, राइट। सिमिलरली स्मॉल में क्या है, इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 10 करोड़ और टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 करोड़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एमएसएमईज का रिवाइज्ड क्राइटेरिया यहाँ पे आ चुका है। पुराने वाला क्राइटेरिया आपको मिलेगा बुक्स में, न्यूज़पेपर वगैरह में और अलग अलग कंपाइलेशंस वगैरह में। ये पुराना डेटा आपको रेफर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब नया डेटा रेफर करना है। एग्जाम में जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो इस नई कैटेगराइजेशन के बेसिस पे करोगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया एमएसएमईज के लिए। देखिए ये सारा का सारा जो पिछले 1-2 लेक्चर से मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा एमएसएमई से रिलेटेड है। आपका यहाँ से एसए का जो व्यू पॉइंट है, अगर आपको एसए लिखने के लिए आता है मेक इन इंडिया पे या फिर प्रमोशन ऑफ जॉब क्रिएशन पे या फिर इकोनॉमी रिवाइवल पे, क्योंकि कोरोना की वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि एसए में आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी रिवाइवल या फिर इंडिया की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे एसए लिखिए, या फिर इंडिया में जो सोशलिज्म है या जो इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर एसए लिखिए। काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने आपको दिया है, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह चलेगा। बैलेंस्ड ओपिनियन बताया है, ना ही प्रो गवर्नमेंट ना ही एंटी गवर्नमेंट, दोनों ही साइड्स के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करी है। और ये आपको एकदम बाय हार्ट समझना है, रटना कुछ नहीं है। अगर रटोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ के करना है सब कुछ, ठीक है। अगर एमएसएमईज की बात करूं, आपको ये पता है कि सरकार जो है अपने ऑफिस और डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें प्रोक्योर करती है। मतलब कि अगर सरकारी ऑफिस हमारे को चलाना है, इफ़ यू हैव टू रन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, तो हमारे को अलग अलग चीज़ें प्रोक्योर करनी पड़ेंगी। इंटरनेट की सर्विस हो गई, राउटर्स हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, फ़ैन हो गए, एसीज हो गए, टेबल, चेयर, स्टेशनरी, स्टैम्प्स, बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस सिस्टम एट्सेट्रा, गाड़ियाँ, टायर, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो सरकार डेली बेसिस पे प्रोक्योर करती है, ठीक है। सरकार ने अब ये बोला कि 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर्स हैं, सरकार टेंडर निकालती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, सरकार टेंडर निकालती है। सरकार ने बोला कि जो 200 करोड़ रुपए के टेंडर हैं अप टू 200 करोड़, प्लीज फोकस अपॉन द वर्ड अप टू। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, अप टू। जो 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एमएसएमईज को दिए जाएंगे, इंडियन कंपनीज को दिए जाएंगे। जो 200 करोड़ रुपए तक की प्रोक्योरमेंट है, पहले सरकार क्या करती थी कि ठीक है थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इंडियन कंपनीज को दे दिए, थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज को दे दिए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। सरकार ने बोला अभी जो है थोड़ा सा ट्रबलिंग टाइम है, हमारे को मेक इन इंडिया प्रमोट करना है, वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोला कि 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर अप टू 200 करोड़, ये जो छोटे लेवल के टेंडर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को जाएंगे और 200 करोड़ रुपए तक की गुड्स और सर्विस हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी से प्रोक्योर करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इंडियन एमएसएमईज हैं वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे, उनकी सेल ज़्यादा होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी और क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इकोनॉमी में एक साइकिल किक स्टार्ट होगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने उठाया है एमएसएमईज की डिमांड को प्रमोट करने के लिए कि 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को जाएंगे, फॉरेनर्स को फॉर द टाइम बीइंग नहीं जाएंगे। राइट, तो 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर हमने देखे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है। आप में से जो लोग नए हो और मेरे को नहीं जानते हो, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, सीरीज़ हैं, वीडियोस हैं, वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्राइब करना है मेरी सारी क्लासेस के लिए तो सिंपली मेरा नाम यूज़ करना है मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट और आप जितने भी अनअकैडमी में यूपीएससी के एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस देख पाएंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी और बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। तो ये मेरा नाम यूज़ करना है आपको सिर्फ और सिर्फ मुदित गुप्ता एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी बिजनेस की, देन कोई भी बिजनेस 3 चीज़ों से चलता है, क्रेडिट से, उधारी, डिमांड जनरेशन कि मार्केट में डिमांड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गुड और सर्विस की, और मार्केटिंग। मतलब कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कौन सी सर्विस मार्केट में आई है, तब तक आप बिजनेस चलाओगे कैसे? लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा गुड या सर्विस मार्केट में है। तो कोई भी बिजनेस इन 3 कंपोनेंट से चलता है, क्रेडिट, डिमांड और मार्केटिंग। अभी तक हमने कदम देखे सरकार के डिमांड और क्रेडिट को लेके कि सरकार ने अलग अलग LTRO फैसिलिटी हो गई, 3 लाख करोड़ रुपए की फैसिलिटी हो गई, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए सुबॉर्डिनेटेड डेट हो गया, पार्शियल क्रेडिट गारंटी हो गई, 200 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एमएसएमईज को जाएंगे। तो डिमांड और क्रेडिट, इक्विटी इन्फ्यूजन हो गई। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में मेरा फोकस रहेगा मार्केटिंग एस्पेक्ट पे। तो देखिए, अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है या एसए में लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखेंगे कि सरकार ने एमएसएमईज की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करा है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पे फोकस नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे फोकस नहीं करा, बल्कि उनकी मार्केटिंग पे भी फोकस करा है। मतलब कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो गुड है, उनकी जो सर्विस है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उस मार्केटिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो अभी तक क्या हो रहा था, सरकार जो अलग अलग जो है हार्ट्स क्रिएट करती थी। हार्ट मतलब छोटे से बाजार होते हैं, फेयर, ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, ये सब ऑर्गेनाइज करती थी। अब आपको पता है कि कोरोना के चलते ये ट्रेड फेयर और ये सब तो हो नहीं सकता क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है हमारे को। तो सरकार ने क्या बोला कि ये जो फर्म्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, इनकी ई मार्केटिंग प्रमोट की जाएगी, इनके लिए हम ई मार्केटिंग करेंगे। ई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा मानो कि फेसबुक पे ऐड दे दिया या फिर इंस्टाग्राम पे ऐड दे दिया, टेलीग्राम पेजेस बना दिए, यूट्यूब पे ऐड दे दिया, अलग अलग जगह पे बैनर लगवा दिए, टीवी में ऐड आ रहा है, रेडियो पे ऐड सुनाई दे रहा है। इसे कहते हैं ई मार्केटिंग या फिर टेली मार्केटिंग। मतलब कि इन एमएसएमईज के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और सरकार उन्हें ई मार्केटिंग करने का पूरा अवसर देगी। साथ के साथ इन्हें फिनटेक के साथ इंटीग्रेट करेगी। फिनटेक के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे जो पेटीएम, फ्री चार्ज, क्रेड, अमेजॉन पे, ये सब कंपनीज होती हैं, या SBI कार्ड हो गया, HDFC हो गया, आपको पता होगा कि ये सब क्या करते हैं, कैशबैक देते हैं, डिस्काउंट देते हैं कि अगर आपने ये फलाना कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करा तो 10% का कैशबैक मिलेगा, अगर आप अपने पॉइंट्स रिडीम कर रहे हो तो आपको 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। उस तरीके से सरकार जो है इन एमएसएमईज की सेल को फिनटेक के साथ इंटीग्रेट करेगी, जिससे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं एक तो ई मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फिनटेक के साथ इंटीग्रेशन के बाद इनके जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाए। बेसिकली सरकार जो है ऑल राउंड 360 डिग्री डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है एमएसएमईज के। ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस और ऐसे दोनों जगह पे लिखना है आपको। क्या कि क्रेडिट की बात हमने कर ली, जो जो क्रेडिट में पॉइंट्स लिखे हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। डिमांड की बात कर ली, जो जो डिमांड के पॉइंट्स हमने देखे वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? ई मार्केटिंग एंड इंटीग्रेशन विद फिनटेक की, जो डिस्काउंट हो गए, कैशलेस मोड ऑफ पेमेंट हो गया, कैशबैक्स हो गए, ऑफर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि इनकी जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
सो दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज। अगले वीडियो में और आगे बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण और आरबीआई ने क्या कदम उठाए। आत्मनिर्भर सीरीज जल्दी से जल्दी पूरी करूंगा, उसके बाद बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज दोबारा रिज्यूम करूंगा। देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा, लाइक जरूर करिए और वो लाल वाला सब्सक्राइब का जो बटन है वो जरूर दबाइए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे कि इंस्टेंट आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए।